स्वागत है। ये प्रेस वार्ता एक महत्वपूर्ण बिंदु के लिए है। अभी आपको मालूम है हमारे भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी संपन्न हुई है। उसमें प्रधानमंत्री जी ने जो देश के लिए संदेश दिया, गरीबों के कल्याण के लिए संदेश दिया, उसकी बहुत सी जानकारी आपको मिली है, मगर उसको हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किस रूप में लेते हैं, उस पर हमारे अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश का वक्तव्य रखेंगे। हमारे साथ इस प्रेस वार्ता में मीडिया रिलेशन विभाग के सह प्रमुख श्री विक्रम मित्तल जी भी हैं। धन्यवाद प्रवीण जी, धन्यवाद विक्रम जी। उपस्थित साथियों, 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी दिल्ली में संपन्न हुई है और हमें हर्ष है इस बात का कि दिल्ली के कार्यकर्ताओं को ये अवसर दिया गया कि हम राष्ट्रीय कार्यकारिणी की व्यवस्थाएं देख सकें। और दिल्ली के कार्यकर्ताओं ने मेहनत भी बहुत की। इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे जो समझ में आई, क्योंकि मैं पहले भी कई कार्यकारिणी में बैठ चुका हूँ, पहली बार प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन एक राजनेता के रूप में नहीं था। उनका जो पूरा उद्बोधन था वो राष्ट्र नायक के रूप में था। उन्होंने अपनी पूरी चर्चा को राजनीति से दूर रखा और देश जो अब स्वर्णिम काल की ओर जा रहा है, उस अवसर का लाभ देश की सभी जनता को कैसे मिले और जिस अमृत काल में हम जी रहे हैं, उस अमृत काल में उस अमृत पथ को हम कैसे कर्तव्य पथ पर ले जाएं, कैसे अपना अपना योगदान उसमें करें कि जिस तरह का भारत, स्वर्णिम भारत हम देखना चाहते हैं, आज जो पीढ़ी यहाँ बैठी है वो उसको साक्षी बन सके, उसको देख सके, इस उद्देश्य से उनका पूरा उद्बोधन था। उन्होंने इस पूरे उद्बोधन में अपने कई स्मरण भी याद दिए, कई चर्चाएं उन्होंने पुरानी याद दिलाईं और कहा कि विपक्ष जो अपनी बात करता है उसको आप सुनिए, लेकिन कभी उनसे ये भी पूछिए कि जितने घोटाले अखबारों में छपते थे, हर तीसरे दिन चौथे दिन कोई घोटाला आता था, पिछले 8 साल में कोई एक घोटाला वो बता सकते हैं? उन्होंने गुड गवर्नेंस का अभिप्राय बताया और साथ ही साथ ये कहा कि देश अब जिस विकास के रास्ते पर जा रहा है, इसमें अगर हम सब मिलकर अपना योगदान देंगे और पूरी मेहनत से इस काम में लगेंगे तो कोई कारण नहीं है कि जिस तरह का भारत हम सबको देखना चाहिए वो हम सब देख पाएंगे। तो उन्होंने अपने कुछ रोड प्लान्स भी बताए हैं। समाज में हर वर्ग को छूने की बात उन्होंने की है और स्पेसिफिक एक श्रेष्ठ एक भारत की जिस कल्पना को हम पिछले साल भर से चला रहे हैं, उसको उन्होंने और बढ़ाने की बात की है। राज्यशाह जो लोग हैं उनसे मिलने की बात की है और उसका उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि कभी किसी ने सोचा था कि काशी और तमिल संगमम हम काशी में करेंगे, लेकिन जब वो हुआ 25,000 हमारे तमिल भाई बहन तमिलनाडु से काशी आए और अपनी आंखों से उन्होंने काशी की भव्यता, उत्तर भारत में किस तरह का डेवलपमेंट हुआ है वो देखा और वो चर्चा उन्होंने वहाँ जाके दक्षिण के राज्यों में की है। तो ये एक उदाहरण उन्होंने बताया कि जब काशी तमिल संगमम हो सकता है तो ऐसे और राज्यों के साथ भी हम लोगों को जुड़ने की ज़रूरत है, उनको अपनी संस्कृति बताने की ज़रूरत है, उनकी संस्कृति से कुछ चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। और जब ये संगम होगा तो पूरा राष्ट्र एक होगा, हम राज्यों में ना भटके पूरे राष्ट्र को एक करने का काम करें। इस तरह के कई उद्बोधन उन्होंने अपनी उद्बोधन में कहे हैं। उन्होंने साथ साथ ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी अब सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी नहीं है। हमारा काम अब सिर्फ राजनीति करना नहीं है, हमारा काम सामाजिक और आर्थिक नीतियों को बढ़ाना है।
अब भारतीय जनता पार्टी एक सामाजिक आंदोलन के रूप में काम करे, उसके सभी कार्यकर्ता समाज के हर क्षेत्र में जाके समाज के हर वर्ग को मिलके उनकी समस्याएं सुन के उनके साथ जुड़ने का काम करें। इसका उदाहरण उन्होंने दिया कोविड में, कि कोविड में जिस काल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निकले, चाहे खाने की मदद करना हो, ऑक्सीजन की मदद करना हो या किसी भी तरह की परेशानी थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राजनीति छोड़ बिल्कुल अपना दायित्व समझ के काम कर रहे थे। तो इस तरह का काम करना जिससे लोगों को ये लगे कि हर समय राजनीति की चर्चा जो बाकी विपक्षी दल करते हैं, हर चीज़ में राजनीति ढूंढते हैं, हमें उस चक्कर में नहीं जाना है। हम कैसे केंद्र सरकार की स्कीम्स को लेकर नीचे जा सकते हैं, उन स्कीम्स का उपयोग कैसे आम जनता के लिए कर सकते हैं, उस स्कीम से आम जनता को क्या क्या लाभ हो सकते हैं, उनसे जोड़ना और सामाजिक स्तर पर उनके साथ इन्वॉल्व होना। उनका रहन सहन है, उनका खाना पीना है। एक श्रेष्ठ एक भारत में उन्होंने एक उदाहरण दिया कि आप दिल्ली में रहकर आप मान के चलिए कि एक दिन हमने केरल के भोजन को प्रमोट करना, जैसे मोटे अनाज का जिक्र आया कि मोटा अनाज जब शुरू में सुनते थे तो लोगों को लगता था कि पता नहीं क्या है, लेकिन आज जगह जगह मिलेट्स कैसे खुल रहे हैं, मिलेट्स रेस्टोरेंट खुल रहे हैं, लोग उसको आनंद से खा भी रहे हैं, उसकी उपयोगिता समझ रहे हैं और वो भोजन दूसरे के मुकाबले शरीर के लिए भी अच्छा है और आर्थिक रूप से भी वो मतलब सबल है कि लोगों को ज़्यादा बोझ नहीं पड़ता। तो इस तरह के उन्होंने उदाहरण दिए कई सारे और बार बार उन्होंने इस बात का आह्वान किया कि हर क्षेत्र से जुड़कर, हर वर्ग से जुड़कर हमको इस बात की चिंता नहीं करनी कि वो वर्ग हमें वोट देगा या नहीं देगा, हमें उनके दुख सुख में उनके साथ खड़े होना है। प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार की जितनी नीतियां हैं, जितनी योजनाएं हैं, उनको नीचे तक लेके जाना है। तो बोले, उन्होंने कई उदाहरण भी दिए, बोले जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है। प्रधानमंत्री आवास योजना में जितने हमने मकान दिए हैं, 37% जो मकान है वो मुस्लिम समाज के लोगों को दिए हैं। बोले हमने जब आवंटन किया, हमने किसी का धर्म नहीं देखा, किसी का संप्रदाय नहीं देखा, जो योग्यता है उस योग्यता के आधार पर हमने चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन किया। 80 करोड़ लोगों को गरीब कल्याण अन्न योजना के निमित्त राशन दे रहे हैं। तो जब राशन दिया जा रहा है तो उसमें ये नहीं देखा जा रहा कि वो किस संप्रदाय का है। हमने उस लाभ को उस स्तर तक पहुँचाना है जो समाज का अंतिम व्यक्ति है, गरीब का कल्याण कैसे होगा, उस दिशा में हमने काम करना है। इन सब लेकर उन्होंने अपना एक विज़न सामने रखा है और हमसे ये आग्रह किया है कि अब हम इलेक्शन मोड में भी आ जाएं, क्योंकि 400 दिन का उन्होंने जिक्र किया कि हमारे पास काम इतना है करने को कि हमें अपना लक्ष्य पूरा करना है। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमारे पास समय कम है, हम अपने काम की गति बढ़ाएं। अब हम 8 घंटे, 10 घंटे या 12 घंटे काम करने वाली पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे काम करने वाली पार्टी है और 24 घंटे सिर्फ हमारा एक ही लक्ष्य है कि कैसे गरीब कल्याण हो, कैसे सेवाओं को हम नीचे तक ले जाएं, कैसे हम अपनी बात जनता के बीच में रख पाएं और उनके साथ अपने संबंध और मधुर बना पाएं। इस तरह का पूरा संदेश उन्होंने रखा। इसी तरह से उन्होंने एक जिक्र किया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उन्होंने गुजरात का एक जिक्र किया, मैं जिस गाँव में था वहाँ कितना अनुपात था, भ्रूण हत्या ज़्यादा होती थी। बोले लेकिन हमने एक मुहिम जब मैं मुख्यमंत्री था तो उन्होंने शुरू की और धीरे धीरे आज वहाँ कन्याओं की स्थिति लड़कों के मुकाबले बेहतर है, उनका अनुपात ज़्यादा है। तो उन्होंने कहा जिस तरह से हम भ्रूण हत्या पे मुखर होकर काम किया, उसी तरह से अब धरती बचाओ के लिए भी हमको ये मुहिम चलानी पड़ेगी अगर हमने अपने पर्यावरण को बचाना है। कैसे ऑर्गेनिक्स या यूरिया का उपयोग कम हो, किस तरह से हम ऐसी खेती करें जिससे रासायनिक पदार्थों का उपयोग कम हो, और पर्यावरण के लिए, धरती बचाने के लिए एक मुहिम हमको चलानी पड़ेगी, क्योंकि अगर धरती बचेगी तभी हम सबका आने वाला भविष्य भी सुदृढ़ होगा। इस तरह के कई तरह के उन्होंने विचार हम पे रखे हैं। और किसी को भी इसमें, मेरे लिए तो इतना ही था। एक करके पूरे नेशनल के, दिल्ली में तो प्रधानमंत्री आवास योजना दिल्ली में कहाँ लागू करने दे रहे हैं ये। अभी तो हमने जो फ्लैट दिए हैं 3024, उसमें मुझे डाटा एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन उसको निकलवा के बताएंगे आपको। आप कौन सी बात, वो जो अंजलि वाले, कल कुछ हुआ है क्या?
देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस विषय की और जानकारी सामने आने दीजिए। अगर ऐसी कोई घटना हुई है तो भारतीय जनता पार्टी उसकी निंदा करती है, मगर इसकी अभी विस्तृत जानकारी सामने आनी चाहिए और उसके बाद हम इस पर कोई टिप्पणी जरूर करेंगे। अंजलि का मैटर हुआ, जब घसीटा गया कई किलोमीटर तक, उसके बाद भी दिल्ली पुलिस कह रही है कि हमने देखा नहीं, लापरवाही हुई है, सस्पेंशन भी हुए। अब अगर आप ये कहते हैं कि घटना को देखा नहीं, समझ रहे हैं, पहले बात करेंगे, तो स्वाति मान्यवल का इतना बड़ा ट्वीट है, तो उससे निंदा करना काफी। अंजलि के मैटर में धारा 302 केंद्रीय नेतृत्व के कहने पर लगाई गई है। इससे सख्त कार्यवाही उस मामले में कोई और नहीं करी जा सकती। और मैं फिर तोशी जी एक निवेदन कर रहा हूं कि स्वाति मालीवाल जी के मामले में भी अगर ऐसी कोई घटना हुई है तो भारतीय जनता पार्टी और किसी भी राजनीतिक दल से पहले उसकी निंदा करेगी। उन्होंने ट्वीट किया है, मगर उसकी विस्तृत जानकारी पुलिस से भी आ जाने दीजिए, उसके बाद हम जरूर बोलेंगे। अध्यक्ष जी, एक चीज मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी के संदर्भ में पूछना चाहता हूँ, क्या आपको भी वहाँ पर दिल्ली के बारे में कुछ प्रेजेंटेशन, कुछ रखने का मौका मिला था? आपने वहाँ पर क्या बात रखी थी और प्रधानमंत्री जी की तरफ से आपको क्या उस पर प्रतिक्रिया मिली? देखिए, दिल्ली के अध्यक्ष के नाते स्वागत भाषण के लिए हमसे कहा गया था, लेकिन जिन राज्यों का वृत्त रखा गया था उसमें दिल्ली को नहीं कहा गया था। और स्वागत भाषण में दिल्ली की हमने परिकल्पना बताई थी कि दिल्ली जब पहले लोग आते थे वो मुगलकालीन अवशेष देखने आते थे कि दिल्ली चलना है तो हम ये देखेंगे वो देखेंगे, लेकिन अब दिल्ली जो पर्यटक आता है वो कर्तव्य पथ देखने आता है। वो मुगलकालीन अवशेष या खंडर देखने नहीं आता, वो सामर्थ्य का बवंडर देखने आता है, वो नेताजी की प्रतिमा देखने आता है, कर्तव्य पथ देखता है, प्रगति मैदान में बनी हुई टनल देखता है वो। तो अब दिल्ली वो दिल्ली नहीं रही जिसकी कल्पना पहले करते थे। अब दिल्ली उस विकास की ओर जा रही है जिसकी कल्पना माननीय नरेंद्र मोदी ने पिछले 8 साल में की है। ईस्टर्न पेरीफे, वेस्टर्न पेरीफे जो रोड्स बने हैं, ये चीज़ें दिल्ली के पर्यटन को बढ़ाने वाली चीज़ें हैं। और मुझे लगता है आने वाले समय में दिल्ली को और बेहतर संसाधन मिलने की हमने उनसे अपेक्षा भी की और हमें लगता है वो मिलेगा भी।